क्या हमारा ब्रह्मांड एक बड़ी पहले से तय मशीन की तरह चलता है, या फिर इसमें किस्मत और अनिश्चितता का भी कोई रोल है? आज हम पियरे साइमन लाप्लास की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें फ्रांस का न्यूटन भी कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जो इन बड़े बड़े सवालों से सीधा टकरा गया। लाप्लास का ये जबरदस्त आइडिया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, उन्होंने एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस की कल्पना की जो ब्रह्मांड के हर एक कण की पोजीशन और स्पीड को एक ही पल में जान सकती है। ऐसी इंटेलिजेंस के लिए बीता हुआ कल और आने वाला कल एक खुली किताब की तरह होगा। यही है वो आइडिया जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, और सच पूछिए तो इसने सदियों से साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों को ही उलझा रखा है। तो आखिर कौन थे ये पियरे साइमन लाप्लास? सोचिए, 18वीं सदी का फ्रांस, और वहां एक शख्स था जो मैथ, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स तीनों में माहिर था। उनका असर इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें फ्रांस का न्यूटन कहने लगे। उन्होंने न्यूटन के ग्रेविटी के नियमों को लिया और उन्हें कैलकुलस जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। इससे ब्रह्मांड की चाल को और भी सटीक तरीके से समझना मुमकिन हो पाया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो लाप्लास से मिलेंगे, फिर समझेंगे कि वो ब्रह्मांड को कैसे देखते थे। उसके बाद बात करेंगे उनके बनाए गए कमाल के मैथमेटिकल टूल्स की, फिर जानेंगे कि किस्मत या चांस पर उनका क्या कहना था, और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कितनी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लाप्लास का परिचय, एक वाकई असाधारण दिमाग। कहानी शुरू होती है फ्रांस के नॉर्मंडी से, जहां लाप्लास का जन्म हुआ। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें मशहूर फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज में चुन लिया गया। उनका सबसे बड़ा काम था मैकेनिक्स सेलेस्ट या सेलेस्टियल मैकेनिक्स। ये कोई 1-2 पेज की किताब नहीं, बल्कि 5 वॉल्यूम का एक महाग्रंथ था, जिसने सोलर सिस्टम की पूरी डायनामिक्स को समझाया। इसके अलावा उनकी नेबुलर हाइपोथेसिस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी ने भी साइंस की दिशा पर गहरा असर डाला। तो अब जरा ये देखते हैं कि लाप्लास ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें क्या दिखा, और उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी खगोलीय पहेलियों को कैसे सुलझाया। उस जमाने में एस्ट्रोनॉमर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। उन्हें दिख रहा था कि जुपिटर की ऑर्बिट सिकुड़ रही है और सैटर्न की फैल रही है। तो क्या क्या हमारा सोलर सिस्टम एक दिन बिखर जाएगा? मतलब ये इतना बड़ा सवाल था कि खुद न्यूटन भी इसका पक्का जवाब नहीं दे पाए थे। और बस यहीं पे लाप्लास का जीनियस सामने आता है। उन्होंने अपने सबसे पावरफुल हथियार यानी कैलकुलस का इस्तेमाल किया और साबित कर दिया कि ग्रहों की ऑर्बिट में जो ये गड़बड़ियां दिख रही है ना, वो असल में गड़बड़ियां हैं ही नहीं, वो तो एक बहुत लंबे स्टेबल साइकिल का हिस्सा है। अपनी उसी महान किताब मैकेनिक्स सेलेस्ट में उन्होंने मैथ से ये प्रूफ कर दिया कि हमारा सोलर सिस्टम लंबे समय तक स्टेबल रहेगा। ये न्यूटन के बाद एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। बात सिर्फ सोलर सिस्टम के स्टेबल होने पर खत्म नहीं हुई। लाप्लास ने तो ये भी बताया कि ये बना कैसे। उन्होंने इमैनुएल कांट के साथ मिलकर एक थ्योरी दी जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थ्योरी बड़ी सिंपल भाषा में ये बताती है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल यानी नेबुला से बना है। तो हुआ ये कि ग्रेविटी ने इस बड़े से बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसकी घूमने की स्पीड तेज होती गई और ये एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। बिल्कुल बीच में सेंटर में इतनी ज्यादा डेंसिटी हो गई कि हमारा सूरज जल उठा, और बाकी बची डिस्क में जो धूल और गैस थी वो आपस में जुड़कर ग्रह बन गए। है ना कमाल का आइडिया? और सबसे बड़ी बात, ये थियरी आज भी हमारे प्लैनेटरी फॉर्मेशन के मॉडल्स का बेस है। लाप्लास सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में सोचते ही नहीं थे, उन्होंने उसे समझने के लिए मैथ की एक नई भाषा भी बनाई। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, भौतिकी की भाषा। यह है लाप्लास इक्वेशन। देखने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर यकीन मानिए ये फिजिक्स में बहुत पावरफुल है। ये इक्वेशन बताती है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में यानी एक स्टेबल स्टेट में कैसे पहुंचता है, चाहे वो ग्रेविटी हो या किसी तार में गर्मी का फैलना या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इक्वेशन की असली खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसकी वर्सैटिलिटी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से लेकर हीट फ्लो, फ्लूइड डायनामिक्स और तो और क्वांटम मैकेनिक्स तक हर जगह ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये एक ही इक्वेशन फिजिकल वर्ल्ड में बैलेंस के बेसिक प्रिंसिपल को समझाती है। इससे पता चलता है कि लाप्लास का काम कितना फैला हुआ था। लाप्लास का एक और जबरदस्त टूल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको आप एक तरह की मैथमेटिकल जादू की छड़ी समझ सकते हैं। ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बड़ी मदद करती है। कैसे? ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलस की प्रॉब्लम को आसान से अलजेब्रा में बदल देती है, जिससे सॉल्व करना काफी आसान होता है। प्रोसेस बड़ा सीधा है। एक मुश्किल कैलकुलस प्रॉब्लम लो, उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ और वो एक सिंपल अलजेब्रा प्रॉब्लम बन जाएगी। अब उस आसान प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म से अपने जवाब को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ। इस टेक्निक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स जैसी फील्ड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ही बदल दिया। चलिए अब लाप्लास के काम के एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर चलते हैं। एक ऐसा एरिया जहां साइंस और फिलॉसफी की लाइनें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, और वो है संयोग का तर्क या लॉजिक ऑफ चांस। यादें हमने शुरू में बात की थी, एक ऐसी इंटेलिजेंस की जो सब कुछ जानती हो। इसी आइडिया को लाप्लास का दानव या लाप्लासस डीमन के नाम से जाना जाता है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक दिमागी कसरत
जो डिटर्मिनिज्म के आइडिया को उसकी हद तक ले जाती है। तो इस हाइपोथेटिकल दानव को क्या क्या चाहिए होगा? पहली चीज, उसे ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल की एकदम सटीक पोजीशन और मोमेंटम पता होना चाहिए। दूसरी चीज, उसे नेचर के वो सारे नियम पता होने चाहिए जो इन पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं। अगर ये सब कुछ पता हो तो थ्योरी के हिसाब से भविष्य में क्या होगा ये बिल्कुल ठीक ठीक बताया जा सकता है। लेकिन लाप्लास प्रैक्टिकल इंसान थे। वो जानते थे कि हम इंसानों के लिए यह सब जानना नामुमकिन है। हमारी जानकारी हमेशा अधूरी ही रहेगी। और बस यहीं पर प्रोबेबिलिटी थियरी की एंट्री होती है। लाप्लास के लिए प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं था कि यूनिवर्स में सच में रैंडमनेस है। नहीं, उनके लिए यह हमारे अधूरे ज्ञान को नापने का एक तरीका था, एक टूल था जिससे हम अनिश्चितता भरी दुनिया में सही फैसले ले सकें। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि लाप्लास अपने पीछे क्या छोड़कर गए? और यही है हमारा आखिरी सेक्शन, उनकी जबरदस्त और हमेशा कायम रहने वाली विरासत। अगर शॉर्ट में कहें तो लाप्लास ने साइंस को कई तरीकों से आगे बढ़ाया। उन्होंने मैथ से साबित किया कि सोलर सिस्टम स्टेबल है। उन्होंने बताया कि ग्रह कैसे बने। उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए जिनसे इंजीनियरिंग बदल गई। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी को एक मजबूत मैथमेटिकल बेस दिया। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने हवा में आवाज की स्पीड की कैलकुलेशन को सही किया, जिसमें खुद न्यूटन से भी गलती हो गई थी। और एक और बहुत दिलचस्प बात, उन्होंने ऐसे विशाल तारों के होने की भविष्यवाणी की थी जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि लाइट भी उनसे बच नहीं सकती। ये आज जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं उसका एक बहुत ही शुरुआती आइडिया था। और यही हम एक बहुत बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। एक तरफ लैपलास की दुनिया है जो एक परफेक्ट घड़ी की तरह चलती है, जहां सब कुछ पहले से तय है। दूसरी तरफ है 20वीं सदी की क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि बहुत छोटे लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर ब्रह्मांड अनिश्चित है। वहां चांस का राज है। तो सवाल यह है कि कौन सही था? क्या यह ब्रह्मांड एक घड़ी है या ये पासे फेंकता है? ये वो सवाल है जो आज भी फिजिक्स की दुनिया के दिल में बसा हुआ है।